करने के लिए एकत्र हुए हैं। अभी आपने देखा कि सुरेश जी ने बहुत से विषयों के विषय में बताया कि जब मोदी जी सत्ता में आए तो विचार क्या था। एक्चुअली में जब हम सरकार में आए, जब मोदी जी ने सत्ता संभाली 2014 में, तो वो परिवर्तन सरकार बदलने के लिए नहीं था, वो एक विचार बदलने के लिए था। और वो विचार क्या था, वहां से आपको मोदी जी का आइडिया समझ में आएगा। सबसे पहला भाषण उनका याद करिए, 15 अगस्त 2014। उसमें उन्होंने जो अभी सुरेश जी ने उल्लेख किया, जनधन योजना की बात कही थी, जिसमें 46 करोड़ लोगों के अकाउंट खुले, विच इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द वर्ल्ड, भारत में नहीं, जिसके द्वारा, और उसको फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया, जिसकी वजह से जो उन्होंने कहा किसी जमाने में 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचता था, अब पूरा का पूरा पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में पहुंचता है। ये तो एक पक्ष था। आप कह सकते हैं कि साहब चलिए ये तो एक बड़ी सोच थी, पर वो सोच जो कोई सोच ही नहीं पाया, उस भाषण में उन्होंने 2 बातें और बोली थी। एक कहा था स्वच्छता अभियान और एक कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बहुत से राजनीतिक पंडितों ने कहा था स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नॉन पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इसका राजनीति से क्या लेना देना। परंतु वास्तविकता की बात यह थी कि जब मोदी जी ने सत्ता संभाली थी तो सिर्फ राजनीति करने के लिए नहीं, सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, समाज बनाने के लिए की थी। इसीलिए आज एक भी व्यक्ति, कोई अगर पहले किसी जमाने में हाथ में कोई कागज का टुकड़ा रहे पर कुछ हो, जितनी सहजता से लोग फेंक दिया करते थे, अब विचार बदल गया, सोच बदल गई। अब कोई ऐसे नहीं फेंकता, सब डस्टबिन देखते हैं। और अगर ये कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 2014 में जो लिंग अनुपात था नवजात शिशुओं में, लिंग अनुपात में इस 8 वर्ष में 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। और वे राज्य जहां पर कि ये रेशियो सबसे ज्यादा स्क्यूड था, जिसमें हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य थे, उसमें भारी सुधार हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि विचार बदलने में सफलता हासिल की। मैं एक और उदाहरण बताता हूं, आइडिया क्या था। ज्यादातर लोग सरकार में जब आते हैं तो जनता उनसे कहती हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। मोदी जी सत्ता में आए और उन्होंने क्या कहा कि गैस पे जो सब्सिडी मिलती थी, उन्होंने कहा जो सक्षम है, जो समृद्ध है, जो जिनके पास आर्थिक साधन है, अगर हो सके तो सब्सिडी छोड़ दें। और 1 करोड़ से अधिक लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। ये होता है विचार, ये दर्शाता है कि देश में, समाज में लोग सकारात्मक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, बस उन्हें नेता की नीयत पर भरोसा होना चाहिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 युद्ध के समय जब कहा था एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए, उसके बाद शायद पहला मौका होगा जब किसी नेता के कहने पे जनता ने कुछ छोड़ दिया हो और ये कहा हो छोड़ दीजिए तो उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा, सरकार आती है तो गवर्नेंस का आइडिया क्या होता है, इस काम को और बेहतर करने के लिए और 4 नियम बना देंगे, और नियम बेहतर बना देंगे। हमने आकर सबसे पहले देखा कि तमाम ऐसे नियम थे जो रिडंडेंट हो गए थे, कालबाह्य हो गए थे, अप्रासंगिक हो गए थे, इररिलेवेंट हो गए थे। ऐसे तकरीबन 1800-1900 नियम सरकार ने समाप्त किए इन 8 वर्षों में, जिनकी कोई जरूरत ही नहीं थी, फिर भी वो सरकारी व्यवस्था में सिर्फ बोझ और अवरोध बनने के लिए। एक उदाहरण देना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार मुझे व्यक्तिगत वार्ता में बताया कि 1965 के युद्ध के समय क्या होता था कि जब पाकिस्तान से गुजरात का बॉर्डर लगता था तो वहां से गुब्बारे छोड़ देते थे, और वो गुब्बारे यहां भारत की सीमा में आके कुछ पर्चे फेंक देते थे। तो पुलिस की भी ड्यूटी लगती थी कि भाई इस हफ्ते में कोई ऐसी प्रचार सामग्री गुब्बारे के द्वारा तो नहीं फेंकी गई। और सन 2002-3 तक यह भी नियम बना हुआ था, और हर हफ्ते गुजरात के गृह मंत्री के पास रिपोर्ट आती थी कि साहब इस हफ्ते कोई गुब्बारे इसके द्वारा नहीं भेजा गया, जबकि गुब्बारे चलने ही बंद हो गए। ये इस बात का उदाहरण है कि किस ढंग से रिडंडेंट रूल्स भी थे, उनको भी समाप्त किया। और फिर आप देखिए बदलाव की जो शुरुआत की उन्होंने, वो सिर्फ एक बात नहीं कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आप देखें तो भारत के जो कैबिनेट की सबसे शक्तिशाली कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। पहली बार कोई महिला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की सदस्य बनी, और अभी जब तक सुषमा जी थी तब तक 2 थी, 4 में से 2 महिलाएं
जॉइंट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में थी, ये पहला मौका था। भारत के इतिहास में सर्वाधिक महिला मंत्री हैं तो इस समय, सर्वाधिक महिला राज्यपाल हैं इस समय है। और आपने देखा कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं, वनवासी समुदाय से हैं, वो आज भारत के सर्वोच्च पद पर हैं। ये दिखाता है कि उस आइडिया को वास्तविकता में भी चरितार्थ किया। और आपको पता है वो होना क्यों जरूरी था? कभी कभी भगवान जो करते हैं उसमें नियति के बड़े संकेत होते हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 2024 तक बनके तैयार हो जाएगा। मगर राम कथा में याद करिए, भगवान राम का राज्याभिषेक सीधे हो गया था क्या? नहीं, पहले राज्याभिषेक होने वाला था, कुछ षड्यंत्र हो गया था। षड्यंत्र के बाद वनवास हो गया था और उसके बाद पहले निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, शबरी का सम्मान हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, तब जाके राम का राज्याभिषेक हुआ था। अर्थात समाज के हर वर्ग समुदाय को पहले सम्मान, फिर भगवान का स्थान। और ये संयोग ही देखिए कि पहले रामनाथ कोविंद जी महामहिम राष्ट्रपति थे, तो ये सहज ही था कि जब द्रौपदी मुर्मू जी देश के सर्वोच्च पद पर बैठेंगी, राम जन्मभूमि की पताका उसके बाद ही लहराएगी, तो ये राम कथा की पूरी जो एक सहज भावना है उसके अनुरूप ही सब कुछ घटित होता हुआ देश में दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि आप कहेंगे कि ये तो केवल प्रतीक है। हमारी सरकार ने जब मुद्रा योजना शुरू की, स्टार्टअप योजना शुरू की, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति कहता हम नौकरी चाहेंगे, एक विचार बदलने की बात। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और पास आउट हो रहे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उसमें मंडल वाला विषय आया, ये सब हुआ, तो उस समय एक बड़ा माइंडसेट था हम लोगों का कि नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी, और प्राइवेट नौकरी कोई नौकरी नहीं मानता था। हम लोग जब इंजीनियरिंग करके निकलते थे तो जो लोग प्राइवेट में, अरे क्या बताएं भाई, उठा नहीं, ये तो लाला की नौकरी की तरह है। मगर अब आप देखिए एक विचार बदला 90 के दशक में। आज एक से एक अच्छी नौकरियां और आपको प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राइवेट सेक्टर में है। अब सरकारी नौकरी भी है और उससे 10 गुने ज्यादा अवसर प्राइवेट नौकरी में है। उसी प्रकार एक विचार बदलने का प्रयास किया मोदी जी कि सिर्फ नौकरी ही सबको नहीं करनी है, व्यवसाय भी करना है, नौकरी देने की व्यवस्था भी करनी है। तो ये कहा गया अगर छोटा सा छोटा व्यवसाय भी करना है तो बैंकों को ये निर्देश दिया गया कि हर बैंक की हर शाखा कम से कम एक SC ST और एक महिला को जरूर लोन देगी। और मुद्रा योजना के तहत जो 34 करोड़ लोगों ने इसमें छोटे छोटे ऋण लिए, कुछ हजार रुपए से लेके 1-2 लाख रुपए तक की छोटा व्यवसाय कर सके, उसमें 50% से अधिक महिलाएं, यानी उनको रियल में भी एम्पावर किया। अब आप कहेंगे ये सब किया, मगर इस आइडिया का मूल स्रोत कहां से है? अब यहीं पे ओरिजिनल आइडिया ऑफ इंडिया आता है जो मोदी जी के विचारों में रचा बसा है। इस समय नवरात्र का पर्व है, यह देवी की शक्ति का पर्व है। और ये बताइए, हम आप सब यहाँ यंग बच्चे बच्चियां बैठे हुए हैं, किसी को ध्यान ही नहीं आता है जब कभी भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज, हिंदू धर्म में हिंदू संस्कृति की बात होती है तो बस यही कहा जाता है साहब स्त्रियों के साथ बड़ा भेदभाव होता था, ये होता था, पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के दुष्प्रचार दिमागों में भरे हुए हैं। अब आप बताइए, विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितने भी सिविलाइजेशन है, जितने भी धर्म संस्कृतियां हैं, सबने कहीं ना कहीं ईश्वर की परिकल्पना की है। पर उन सब में मैं विनम्रता से और चुनौती से कहता हूं, ईश्वर की अवधारणा में स्त्री तत्व को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ईश्वर में सिर्फ पुरुष है, स्त्री कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति में ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान दिया है। और वो स्थान ऐसा ही नहीं दिया गया है, वो स्थान प्रथम है। इसीलिए आप देखिए, भगवान के जितने भी नाम लिए जाते हैं उसमें पहले शक्ति स्वरूप नाम लिया जाता है। जैसे सीताराम, सीता पहले, राम बाद में, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, माता पिता। और इसीलिए हमारी संस्कृति के जितने केंद्र बिंदु हैं वो सब क्या है? सब मां है। धरती भी माता है, प्रकृति भी माता है, भारत भी माता है, गीता भी माता है, गंगा भी माता है, गायत्री भी माता है, गौ भी माता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वास्तविकता में शक्ति की बात आती है। आप में से बहुतों ने सुना हो, पहले तो किसी भी धर्म संस्कृति में तो डिस्कशन की अनुमति नहीं है। धर्म ग्रंथ कह दिया गया बस सुन लो, चू चपड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। नो डिस्कशन एट ऑल।
नो स्कोप ऑफ लॉजिक, नो स्कोप ऑफ इफ एंड बट, सिर्फ सरमन और प्रीसेप्ट है। जो कह दिया गया उसे मान लो, नहीं तो नरक में जाओगे, और कहीं कहीं जो कहा गया कह दिया तो मान लो, नहीं तो सब काट दिया जाएगा। अगर हमारे यहां बाकायदा शास्त्रार्थ की अनुमति, और इतना ही नहीं, वेदों में 20-22 ऐसी महिलाएं हैं, गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, जिन्होंने बाकायदा शास्त्रार्थ किया है वैदिक दर्शन के ऊपर, ऋषियों के साथ शास्त्रार्थ किया है। याज्ञवल्क्य के साथ गार्गी ने, मेधा तिथि के साथ संध्या ने शास्त्रार्थ किया है। ये उदाहरण सिर्फ हमारे यहां देखने को मिलता है। और फिर इतना ही नहीं, ये बताइए, ओल्डेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड की जब बात आती है, वुमेन रूलर, तो 4वीं शताब्दी में गुप्त काल में प्रभावती गुप्त ने शासन किया, यानी यहां से तकरीबन 1800 साल पहले। और उसके बाद अनेक रानियां रही, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, फिर चाहे बंगाल में रानी रसमणी, या छोटे छोटे राज्यों की रानी अबक्का। ये बताइए, और आप में तो बहुतों को नहीं पता होगा, जो लोग हमको ये ज्ञान देते हैं ना, उस जमाने में 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में यूरोप में बाकायदा पार्लियामेंट से इनेक्टेड विचक्राफ्ट एक्ट था। ये विचक्राफ्ट एक्ट जानते क्या? आपने अंग्रेजी में शब्द सुना होगा विच हंट, कहते विच हंट मत करो। ये विच हंट शब्द की उत्पत्ति कहां से? विच कहते हैं, विचक्राफ्ट एक्ट ये था कि किसी भी औरत को ये कह दिया जाता था कि ये चुड़ैल है, और उसको एक बार चुड़ैल घोषित कर दिया जाता था, फिर उसको ढूंढकर, घेर कर मार दिया जाता था बाय लॉ, बाय इनेक्टेड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसीलिए विच हंट शब्द उसी विचक्राफ्ट एक्ट से आया है। और आपको पता है वो विचक्राफ्ट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब तक आया? 1951, जब हम आजाद हो गए, और विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली थी जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष तक बन गई, और वहां विचक्राफ्ट एक्ट था। और आप में से बहुतों को नहीं पता होगा, अमेरिका में खाता खोलने का अधिकार 1950 में मिला, वोटिंग का अधिकार 1919 में मिला। और यूरोप में कई ऐसे देश हैं, स्विट्जरलैंड, बहुत नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में कुछ कैंटन्स ऐसे जहां महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार 1990 में मिला है। और ये लोग हमको समझाते थे कि हमारे यहां बराबरी नहीं होती थी। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया कि दिमागों में इस प्रकार की चीजें भरी हुई हैं जो यथार्थ से बिल्कुल भिन्न थी, जो वहां पे उलट था, मगर यहां पे तो मोदी जी ने उन्हीं विषयों को से प्रेरणा ली। और आप देखिए इतना बड़ा बदलाव, चाहे वो छोटे स्तर पर व्यवसाय करना हो, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व पाना हो, या देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना हो, ईमानदारी के साथ उस शक्ति की स्थापना करने का कार्य किया। अब जब हम आइडिया की बात करते हैं तो एक और बदलाव आया। अभी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में क्या कहा कि अमृत काल है, यानी 25 वर्ष जब आगे, 75 वर्ष स्वतंत्रता से 100 वर्ष पूरे होंगे, इसको अमृत काल कहा है। तो यही जनरेशन जो इस समय युवा है, ये लोग उस समय देश की मुख्य भूमिका में होंगे, तो उसने क्या कहा? विकसित राष्ट्र बनाना। और ये उनके आइडिया की शुरुआत पहले से हो गई। जब हम सरकार में आए तो पहले की सरकारें क्या कहती थी? हमें इस वर्ग को इतना देना है, इस वर्ग को इतना देना है, अब और लोगों को ये देना, कोई भी सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, कोई भी प्रकार की आवश्यकता, मोदी जी ने आइडिया ऑफ गवर्नेंस दिया, आप सबको देना है, इसको उसको भी तो बात ही खत्म हो गई। इसलिए हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क, हर घर में नल, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुरक्षा, और हर व्यक्ति का बैंक खाता। तो ये जब बदलाव आना शुरू हुआ तो ये एक और अलग प्रकार का बदलाव था। फिर इसके बाद अभी बताइए, विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे अधिक जरूरत क्या रहती है? कुछ नॉर्मल चीजें होती है, पिछली सरकारें भी कर रही थी, बिजली, सड़क, पानी, जो हमने भी किया उनसे कहीं बेहतर किया, पारदर्शिता के साथ किया, बगैर किसी आरोप पे किया। मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो चुनौती थी, जैसे बिजली। अब इलेक्ट्रिसिटी तो होनी चाहिए, अगर प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम कैसे विकसित राष्ट्र बनेंगे? अब इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे मुख्य सोर्स था, जो 40% से अधिक हम अपना इलेक्ट्रिसिटी कोल से निकालते हैं, कोयले से। अब कोयले से अगर आप सोचेंगे कि सारे देश की इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो पहले तो कोयले का कितना दोहन और व्यवस्था कितनी लंबी और कितना प्रदूषण। तो उन्होंने विचार किया कि देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के पास कौन कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं से कौन कौन सी संभावनाएं निकल सकती। जैसे देश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान और गुजरात, वहां पर पानी कम बरसता है, वैसे इस साल तो कुछ ज्यादा ही बरस गया है। वहां पानी कम बरसता है पर गर्मी बहुत रहती है। देश का पूर्वी हिस्सा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम,
झारखंड पानी बहुत बरसता है, नदियों के पाट बहुत चढ़े, बाढ़ की समस्या। आपका हिमाचल, उत्तराखंड इस जैसे राज्य जहां आवागमन में समस्या है, मगर प्राकृतिक व्यवस्था और प्राकृतिक वनस्पतियां, फूल पौधे प्रचुर मात्रा में। दक्षिण भारत का हिस्सा अगर आप देखें, कोस्टल एरिया, तो इतना बड़ा समुद्री तट है। अब इन सब में से क्या चीज निकालनी? उन्होंने सबसे पहले कहा कि बिजली बनानी है तो हम क्यों ना सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़े। और भारत ने सोलर एनर्जी में बड़ी लंबी छलांग मारी है पिछले 7-8 सालों में, और 2030 तक 300 गीगावाट सोलर एनर्जी का लक्ष्य है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो सिर्फ ये बना कि जो पिछले वाले सोच रहे थे उनसे ज्यादा किया है। ये किसी ने नहीं सोचा कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा, यानी दुनिया भर के देशों में सौर ऊर्जा का एक गठबंधन बनेगा, और उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भारत में दिल्ली के पास गुरुग्राम में बनेगा। यह सोच सिर्फ मोदी जी ने रखी और किसी ने नहीं। तो क्या हुआ? जहां ज्यादा धूप है वहां से सौर ऊर्जा, जहां ज्यादा पानी है, नदियों के पाट चौड़े हैं, तो वहां ड्रेजिंग करके उसको और गहरा करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत। और आपने देखा कि वाराणसी से हल्दिया तक 2019 में पहली बार इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन हुआ। सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 खर्चा आता है और 1/10 प्रदूषण होता है। अब जो तटीय क्षेत्र है, तो ये समुद्री रास्ता जो है, तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए क्यों नहीं प्रयोग हो सकता? अगर बंगाल से चेन्नई कोई चीज जानी है तो वो समुद्री रास्ते से भी तो जा सकती है। क्यों हमारा मिंटल ब्लॉकेट था कि वो जमीनी रास्ते से ही जाएगी? तो सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई कि अब जो तटीय क्षेत्र है वहां से जो आंतरिक परिवहन है वो भी होता रहेगा। अब आप आइए, हिमाचल जैसे राज्य जो पर्वतीय क्षेत्र के राज्य हैं, जैसे आपने देखा हिमाचल को फार्मास्यूटिकल का हब बनाया गया, अटल जी की सरकार के समय में ही हुआ था। अब ड्रग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा केंद्र, और अब देखिए नई चीज क्या हुई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी परंपरागत औषधियों का एक सेंटर बना, व्यवस्था बनी है, और उसका केंद्र भी भारत में बना है। क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन का सबसे सिस्टमेटिक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आयुर्वेद के रूप में है। और अब आप समझिए जब केंद्र भारत में बनेगा, और औषधीय पौधों के लिए विशेष प्रावधान पिछले बजट में किया गया है, इनिशियली 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो माननीय बात है, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जहां पर प्राकृतिक संपदा, वनौषधियों को उगाने की प्राकृतिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, वहां पर आने वाले समय में ये इंडस्ट्री ही नहीं बढ़ेगी बल्कि भारत का मान सम्मान बढ़ाने का एक हेतु भी बनेगा। अब आप देखिए पूरे भारत में किस ढंग से विकास की एक नई दिशा में सोचना और बदलाव लाना। फिर आप देखिए एक और दूसरा भी आइडिया, हम स्वतंत्र हुए मगर हम दुनिया के एक विचित्र देश थे। आप कहीं भी देखिए, चाहे गली मोहल्ले में लड़ाई हो या देशों के बीच में लड़ाई हो, हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है। मगर हम एक ऐसे विचित्र देश थे, 1947 के बाद से लेकर 2014 तक अटल जी का दौर छोड़ दे तो ज्यादातर समय क्या था कि हम बड़े थे, हम ताकतवर थे, और हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। ऐसा उदाहरण आपने कहीं नहीं देखा होगा। हम ऐसे देश थे कि सन 47 के बाद जब कश्मीर पे आक्रमण हुआ तो हमेशा हारती हुई सेना युद्ध विराम करती है, हम जीतती हुई सेना थे जो युद्ध विराम की है। हमेशा जो देश हार रहा होता है, छोटा और कमजोर होता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, और हम संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए। और इतना ही नहीं, शायद आज के बच्चों को ध्यान में नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ बना कब था? 24 अक्टूबर 1945, और अक्टूबर 1947 में हम चले गए। दुनिया में मानता ही नहीं था उस समय यूनाइटेड नेशंस। बड़े बड़े लोग कहीं रिसर्च करके बताएं कश्मीर से पहले कौन सा मुद्दा गया था वहां। हमने लेजिटिमेसी प्रदान कर दी उसको। उसका कारण यह था, शायद यह भी सच है कि उस समय भारत में शेर और चीतों की संख्या कम हो गई थी, और चीते जो प्रजाति के जीव मान लिए गए थे। और आपने देखा 2014 के बाद स्टैटिस्टिक देख लीजिएगा जाके, बाघों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और टाइगर्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है। और बहुत दिन तक हमने देखा कि कबूतर छोड़े जा रहे थे, अब चीते भी छोड़े जा रहे हैं। और वो बदलाव क्या बदलाव लेके आया बताइए?
क्या बदलाव लेके आए? भारत की जो ये स्थिति थी, स्टेट ऑफ इंडिया इज सॉफ्ट स्टेट, सॉफ्ट स्टेट खत्म हो गया। मैं इस बात को कोट करके कह रहा हूं, अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में 2010 की भारत की अपनी विजिट के आधार पर यह लिखा है कि 2008 में 26/11 होने के बाद भारत की सेना तैयार थी आक्रमण करने के लिए, और उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वार्ता के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा है कि मगर उस समय की सरकार ने इसलिए सेना को एक्शन करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उसे लगा कि इस कार्रवाई से उपजे वातावरण से कहीं बीजेपी को पॉलिटिकल लाभ न हो जाए। ये था उस समय का माहौल। और हम जब आए तो आपने देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई और बालाकोट भी हुआ। और ये 8 साल पहले 8 साल हैं जब हमने पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। आप कहीं नहीं किया तो क्या पा लिया? तो बताते हैं क्या पा लिया, आप याद करिए। वो वीडियो याद है ना, शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना 9 बजे तक इंडिया अटैक कर दे। 1971 में भी ये सुनने को नहीं मिला था कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहे कि उनके पैर कांप रहे थे। ये होता है कि जो करके दिखाया। बहुत से लोग ये कहने लगते हैं हमारे विरोधी, अरे भाई, अरे मोदी जी वहां चले गए थे बिरयानी खाने के लिए। अरे भाई, मैंने तुमसे कहा पहली बात तो समझ लीजिए मोदी जी वेजिटेरियन है। बिरयानी तो नवरात्र में भी रखते हैं और वेज बिरयानी सिर्फ भारत में मिलती है, पाकिस्तान में तो वेज बिरयानी मिलती नहीं। मगर पहले हमने बड़े प्यार से समझाने का प्रयास किया और फिर जरूरत पड़ने पर वो भी दिखाया, क्योंकि हम तो वो संस्कृति है कि जहां हम इतने उदार हैं कि नाग पंचमी में तो उन्होंने एक संदेश दिया कि कश्मीर की घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। अब आप देखिए डिप्लोमेसी में एक बड़ा परिवर्तन। आप लोग प्रबुद्ध हैं तो आपको ये समझ में आएगा डिप्लोमेसी में एक बड़ा परिवर्तन क्या आया। इससे पहले हमारी डिप्लोमेसी किस चीज पे केंद्रित थी? केवल 2-3 चीजों पे। किसी देश के साथ हमारी इकोनॉमी क्या चल रही है और हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्या है, बस इन 2 चीजों के ऊपर सारी डिप्लोमेसी घूमती थी। परंतु भारत के साथ एक अलग प्रभाव था डिप्लोमेसी। 2 ऐसी चीजें थी जो भारत की एक जबरदस्त शक्ति थी जिसको हमने कभी यूज नहीं किया। एक इंडियन डायस्पोरा, भारतीय जो समुदाय है, भारतवंशी यानी जिनका उद्गम भारत से, लगभग 3 करोड़ लोग दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों में। इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री जाते थे कभी इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते नहीं थे, भारतवंशी समुदाय को एड्रेस ही नहीं करते थे। मोदी जी ने जाकर सबको एड्रेस करना शुरू किया। दूसरा, और एक और बात आपने देखी, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक आइडिया और देखिए, कभी आपने उनको सार्वजनिक कार्यक्रम में अंग्रेजी बोलते सुना है? हिंदी ही बोलते हैं। उनके प्रधानमंत्री जाके हर चीज में अंग्रेजी बोला करते थे, अब प्रधानमंत्री की हिंदी बोलते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में विदेश मंत्री के रूप में हिंदी बोलने वाले अटल जी थे। 1978 में प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी थे और अब मोदी जी तो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी बोलते हैं। और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि अटल जी तो हिंदी वाकिफ है मूल का और बोलते हैं। यहां विषय सिर्फ भाषा का नहीं है। मैं अमेरिका जाता था, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता था, 20-22 साल पहले से जाता रहा हूं। वहां हर देश आकर अपनी भाषा बोलता था और हम उसको ट्रांसलेट करते थे। यहां महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम ही उनको अंग्रेजी में जवाब देते थे और हम इस बात में रहते थे कि हम उनको अंग्रेजी में जवाब कैसे देंगे। और इतना ही नहीं, एक अमेरिका में एक दूसरे देश के व्यक्ति ने हमसे कहा कि आवश्यकता के लिए हम किसी भी भाषा का प्रयोग करें, कोई समस्या नहीं। पर मैंने भारतीयों में एक विचित्र बात देखी है, आपने कभी 2 जापानियों को, 2 जर्मनों को, 2 रूसियों को अंग्रेजी में बात करते नहीं देखा होगा, पर 2 भारतीय भी आपस में अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्होंने कहा ये विचित्र उदाहरण हमने सिर्फ भारत में देखा, ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक मानसिकता आ गई थी, उससे बाहर निकलने की बात थी। और सबसे बड़ा क्या था कि हमारे पास एक सांस्कृतिक पोटेंशियल जिसको हमने डिप्लोमेसी में कभी यूज ही नहीं किया। वो क्या था? अभी हमने मां सरस्वती की मूर्ति लगाई, उसके सामने दीप प्रज्वलन किया। आपको पता है कि जब आप मां सरस्वती के आगे अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं, और यहां हिमाचल में तो देवी की आराधना का और विशेष महत्व है, तो आपकी आस्था का केंद्र कहां से कहां तक हो जाता है?
आपकी आस्था वैष्णो देवी से भी जुड़ जाती है, आपकी आस्था कामाख्या से भी जुड़ जाती है, आपकी आस्था कलकत्ता की कालीगी से भी जुड़ जाती है, विंध्यवासिनी से भी जुड़ जाती है, मुंबा देवी से भी जुड़ जाती है, कन्याकुमारी से भी जुड़ जाती है, और इतना ही नहीं ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ जाती है, और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ जाती है। तो कोई भी देश किसी भी हिस्से में चला गया हो हमारा क्षेत्र, परंतु उसके साथ जुड़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपको पता है कि जापान में एक देवी है जिनका नाम है बैजेंटी, एंड शी इज कंसीडर्ड टू बी द गॉडेस ऑफ विजडम, और वो हाथ में वीणा लिए हुए हैं और कमल पर बैठती है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो किसका प्रतीक है। और अगर आप कभी अमेरिका जाएं तो वॉशिंगटन डीसी में राज्यों के नाम के ऊपर एवेन्यूज बनी हुई है। जैसे यहां आप दिल्ली जाएं तो राज्यों के नाम पे भवन बने हैं ना, हिमाचल भवन, उत्तराखंड भवन, उत्तर प्रदेश भवन, वहां राज्यों के नाम पे एवेन्यू बनी है। तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। उसके बाहर 12 फुट की सरस्वती जी की मूर्ति लगी है, और वो ये कहते हैं कि हमारे कल्चर का प्रतीक है। तो आप समझिए भारत के कल्चर का कितना व्यापक प्रभाव है। जब प्रधानमंत्री जी ने गीता देना शुरू किया तो कहते हैं सांप्रदायिक है। कितने दुख की बात है। आपको पता है ये एटम बम बना, ये 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ एटम बम? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जब पहला परमाणु बम का विस्फोट कब हुआ था? परीक्षण 16 जुलाई 1945। जब अमेरिका में ये विस्फोट हुआ तो ओपेनहाइमर ने सक्सेसफुल विस्फोट के बाद क्या कहा? इसे देखकर मुझे गीता का वह वाक्य याद आता है कि जब भगवान कृष्ण ने कहा कि सृजन भी मैं ही हूं तो विनाश भी मैं ही हूं। अब बताइए, धर्म ग्रंथ से वैज्ञानिक प्रेरणा ले रहे हैं, अगर हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य था। इसलिए उन्होंने कल्चरल डिप्लोमेसी भी शुरू की। और ये भी याद करिए, पहला कौन सा देश था जिसकी यात्रा की थी? भूटान। दूसरा देश नेपाल, रूस, अमेरिका, यूरोप बाद में। और आपने सफलता क्या हासिल की? तो अभी आपने देखा रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो सिर्फ भारत की ही स्थिति है मोदी जी की कि वो जेलेंस्की से भी बात कर रहे, कई बार किया, और पुतिन से भी बात किया। पुतिन से बातचीत के दौरान ये कहने का साहस कि युद्ध समाधान नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मैं रूस और यूक्रेन दोनों की सरकारों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे 20,000 विद्यार्थी वहां पे थे और हम इकलौते देश थे जिसको दोनों देशों की सेनाओं ने पैसे दिया। ये हमने अटेन भी किया। तो आप आइए शिक्षा व्यवस्था में देखिए, तो नई शिक्षा नीति में यद्यपि आप उसके डिटेल जाके दे सकते हैं, उच्च शिक्षा के संदर्भ में करेंगे तो पहले क्या होता था? 3 साल की डिग्री है, अब किसी ने 2 साल डिग्री किया और आखिरी साल नहीं कर पाए, उसके सारे बेकार हो गए। अब क्या है, 1 वर्ष यदि पूरा कर पाएगा तो सर्टिफिकेट, 2 साल पे डिप्लोमा, 3 साल पे डिग्री, और अगर 4 साल में वो रिसर्च के साथ करता है तो ऑनर्स की डिग्री। यानी एक भी बेकार नहीं जाएगा। 50 जो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे उनको कहीं से भी बाहर से भी सहायता लेने की छूट होगी। रिसर्च के लिए एक एडवांस कोर्स बनाया जाएगा, एडवांस सेंटर बनाया जाएगा। इसके साथ जो मूलभूत शिक्षा है प्राइमरी, वो आपकी मूल भाषा में होगी। इस ढंग से भी एक बड़ा बदलाव करने का प्रयास किया। और एक और चीज में बदलाव किया, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? विकसित राष्ट्र बनाना है, पर गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने को मुक्त करना है। और जब हम शिमला में बैठे तो ये बताइए, आप सबने शिमला पैक्ट का तो नाम सुना होगा, शिमला कॉन्फ्रेंस का नाम कितने लोगों ने सुना है? शिमला ट्रीटी का नाम कितने लोगों ने सुना है? अब देखिए, यहीं पे एक बात है, याद रखने की जरूरत है। शिमला पैक्ट 1972, भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में 71 की वॉर के बाद। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, जब वेवेल जो उस समय वाइसराय थे, उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को यहां बुलाया था। और शिमला ट्रीटी 1914 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम में तिब्बत, चीन और भारत तीनों के प्रतिनिधियों के बीच में हुई थी। चीन और भारत और तिब्बत के सीमा के ऊपर लेने के लिए। एक ऐसा फैक्ट है जो आजादी के अमृत महोत्सव में 10 में से 9 लोगों को ध्यान ही नहीं होगा। जब हम आजाद हुए तो हमारी सीमा चीन से नहीं मिलती थी, सीमा तिब्बत से मिलती थी। तिब्बत चीन का है ये कोई मानने को तैयार नहीं था। अब मैं आपको बात बताता हूं कि ये शिमला से जुड़े इन 3 घटनाओं ने
देश को कहां से कहां पहुंचाया। शिमला ट्रीटी 1914 में हुई और उसमें भारत और तिब्बत के बीच में एक लाइन बना के सीमा निर्धारण का काम किया गया। इवन अंग्रेजों के जमाने में हो गया। तो एक प्रकार से तिब्बत एक सार्वभौम देश था, इसलिए उसमें वो उपस्थित था। आजादी के बाद हम ही वो ट्रीटी मानने से इनकार कर दिए और बांडुंग कॉन्फ्रेंस में जाकर तिब्बत चीन का है 1955 में सबसे पहले हम ही स्वीकार कर लिए। तिब्बत चीन को तो इनवाइट भी नहीं किया जा रहा था। तो उस समय नेहरू जी ने ये कह दिया कि अगर चीन को नहीं इनवाइट करोगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो जो लिखी लिखाई ट्रीटी थी हमारी शिमला में 1914 में, वो अपना दावा भी छोड़ दिया और तिब्बत चीन का हो गया। और उसके बाद आकर वो अक्सई चीन तक आके पकड़ के ले गया। फिर 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस, विवाद इस बात पे हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था। तो ये था कि भाई भारत को सत्ता ट्रांसफर करना है। तो मुस्लिम लीग इस बात पे अड़ी हुई थी कि सरकार में वो प्रतिनिधित्व तभी करेगी जब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम लीग को दिया जाएगा। कांग्रेस को कहते थे ये हिंदुओं की पार्टी है, इसको नहीं देंगे। दोनों के बीच में कई बार वार्ता हुई, मगर उस वार्ता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हो पाया और फाइनली कांग्रेस भी झुक गई और उसने मान लिया कि ठीक है भाई, मुस्लिम लीग अपना अलग रिप्रेजेंटेशन लेना चाहती है तो ये ले ले। और वहीं से एक प्रकार से देश के विभाजन को एक औपचारिक स्थान प्राप्त हो गया। बहुत से लोग में आप लोगों को नहीं पता होगा, आजादी से पहले कांग्रेस के 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मान लिए गए थे। जैसे आज SC ST रिजर्व होते हैं ना, देश में ऐसे चुनाव क्षेत्र थे जहां से सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हो सकते थे और वही क्षेत्र बाद में पाकिस्तान बन गए। जाकर विभाजन की नींव वहां पे डाली लखनऊ 1916 और उसकी औपचारिक एक प्रकार से प्रकारांतर से सैद्धांतिक स्वीकृति 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस में की। तो शिमला ने दोनों दर्द देखे और तीसरा दर्द 1972, अरे जो 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे हमारे पास बांग्लादेश के, उसके बाद हम POK नहीं सॉल्व करवा पाए, सबको छोड़ दिया। और उसके बाद भी वो सिर्फ ना बैठा रहा बल्कि आतंकवाद भी करता रहा। तो मेरा मानना है जो शिमला के छात्र हैं उनको तो समझना चाहिए कि ये तीन चीजें जो देश के तीन दर्द थे, ये तीनों का घटनाक्रम शिमला से जुड़ा हुआ है। तो अब इसका उचित प्रत्युत्तर भी देने का मौका था। अब हम न कोई ऐसी ट्रीटी करते हैं, न किसी के साथ कोई ऐसा समझौता करते हैं। अब यूं समझ लीजिए कि वो दिन लग गए। जैसे मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, तो हम लोग यहाँ कहावत होती थी कि अमा मियां वो दिन लग गए जब उस्ताद लड्डू खा फाकते हुआ करते थे। तो वो दिन गए और भारत ने दृढ़ता के साथ, अब यहां पे एक और बात समझिए कि मोदी जी ने एक परिवर्तन और क्या किया। क्या परिवर्तन किया? हम एक ऐसे देश थे जो चंद्रयान बना सकते थे और फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे, बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकते थे, रक्षा क्षेत्र में हमको उत्पादन नहीं करते थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका तो हम बनाना नहीं चाहते थे। हो सकता है जो भी रीजन रहा हो कि खरीद फरोख्त चलती रहेगी और उसके साथ जो होगा चलता रहेगा। अब हम रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हमारे यहाँ एसॉल्ट राइफल बन रही है, ब्रह्मोस जैसे इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनी नहीं रही, अब निर्यात होने लगी। फिलीपींस पहला देश बना है जिसने ये ऑर्डर बुक किया है। 400 से अधिक रक्षा से जुड़े हुए उपकरण ऐसे जिनके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, वो सिर्फ भारत में ही बनेंगे। और अभी आपने देखा पिछले महीने भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत का गिराव कर। और इतना ही नहीं, हमने इतनी शक्ति अब अर्जित कर ली। आप याद करिए 2019 के लोकसभा चुनाव के समय एक बार जो मैसेज आया था ना कि 12 बजे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। जब लोकसभा चुनाव चल रहा था अप्रैल के महीने के बाद, सब लोग घबरा गए थे, पता नहीं अब कौन सा नोट बंद होने वाला है। मगर आप में से कितने लोगों को याद है कि उस समय प्रधानमंत्री ने संदेश क्या दिया था? उन्होंने बताया था कि अर्थ की लोअर ऑर्बिट में अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की क्षमता भारत ने हासिल कर ली है। और ये क्षमता हासिल करने वाले हम दुनिया में चौथे देश बने। और इसका महत्व क्या होता है कि अगर कोई देश आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन छोड़ता है तो वो स्पेस की लोअर ऑर्बिट तक जाता है, उसके बाद नीचे आके गिरता है। तो अगर आपके सैटेलाइट्स उसको देख लें तो आप उसको वहीं स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और अपने देश पर गिरने से बचा सकते हैं। यह क्षमता भी हासिल की। और तो आप ये समझिए कि देश को सब तरफ से एक मजबूत, स्वाभिमानी और समृद्ध राष्ट्र बनाने का जो कार्य मोदी जी ने किया, और उसकी वजह से आज देश उस मुकाम पर पहुंचा है कि हम एक मजबूत राष्ट्र हैं, हम एक
विकसित राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये भी एक संयोग देखिए, अभी पिछले ही हफ्ते हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो देश जिसने हम पे हुकूमत की थी, हम उससे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 2010 में हम 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और निश्चित रहिए 2047 आते आते हम विश्व में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। शर्ते, 2 चीजें हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। एक, अर्थव्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। दूसरा, हमारी युवा पीढ़ी जो है वो अच्छी एजुकेशन और रिसर्च के साथ जुड़ी रहे। इसका मतलब लक्ष्मी जी की कृपा भी चाहिए और सरस्वती जी की कृपा भी चाहिए, और दोनों ही कमल के ऊपर विराजमान रहती है। आगे बढ़िए, जितना कमल लगा रहेगा उतना ही दोनों की हमें कृपा मिलती रहेगी और भारत आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहां एक बात और भी समझना चाहिए कि हम दुनिया के एक ऐसे भी देश हैं, इस समय हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जिन्होंने एक हमारे दिमाग में और भी चीज बहुत भर दी गई है कि जैसे हम सिर्फ हारते ही रहते थे, हम तो कभी जीते ही नहीं। ऐसी ऐसी बेवकूफाना बातें हमारे दिमागों में भर दी गई हैं बाएं हाथ के लिखे इतिहास के द्वारा कि जिसको कि हम मतलब एक लॉजिक से देखें तो आप समझ ही नहीं सकते। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे एक नेता थे, शायद आप लोग 1.5 साल पहले, कोविड से पहले का दौर की बात है, एक घटना थी कि उन्होंने इंदौर में कुछ लोगों को, मजदूरों को पोहा खाते देखा। तो उन्होंने कहा मुझे उसके स्टाइल से शक हो गया कि ये बांग्लादेशी है, और बाद में जब पूछताछ की गई तो बांग्लादेशी निकले। तो इसके ऊपर एक नेता है जो जिनके ऊपर वो गाना लागू होता ना, तुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। वो कौन है? वो मोहतरम मजलिस है, मुहाफ़िज़ इत्तिहादुल मुसल्मीन है और सरताज सेकुलर सियासत है जनाब असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने तो पोहा खा के पकड़ लिया, मगर मैं तो पोहा नहीं खाता हूं, मैं तो हलवा खाता हूं, और हलवा तो अरबी है। मैं एक डिबेट में था, मैंने कहा हलवा अरबी है। अब हलवे के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, शक्कर और घी। शक्कर सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? जहां शुगर केन, गन्ना सबसे ज्यादा हो। गन्ना दुनिया में 2 देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत और क्यूबा। भाई तुम जहां की बात कर रहे हो तो वहां तो गन्ना होता ही नहीं था, शक्कर कहां से आई? अब दूसरी चीज कहां से आती है? घी कहां होता है? जहां प्रचुर मात्रा में दूध होता हो तो दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है। जहां ऊंट का बूंद बूंद दूध दही मैसर था, कहां से दही, कहां से मक्खन, कहां से घी बनता है? अब मजेदार बात देखिए, ये कैसा इतिहास हमको पढ़ा दिया गया कि घी उनके पास नहीं, शक्कर उनके पास नहीं, इसके बावजूद हलवा उन्होंने बनाया और हमको खिलाया, और हमने मान भी लिया कि उन्होंने ही खिलाया। इसीलिए अगर हम जरा सा बात करते हैं गंभीरता से तो वह विचार दूसरा नजर आता है। इसीलिए मैं एक और उदाहरण भी देना चाहता हूं। जैसे आजकल युवा बच्चों में बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें आती हैं, और जब इसकी बात आती है, वैसे तो मेरा यह कहना है जिस ढंग की कई दुखद और दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई के दौर में विद्या पे ध्यान अर्जित करिए, उसके बाद जब कैरियर में सेटल हो जाइए तब इन विषयों पर सोचिए। वैसे भी हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य गलत, मगर उसके बावजूद ये कहा जाता है, एक कहावत सुनी ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, पर इसका हिंदी में अनुवाद क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। न जंग हिंदी का शब्द है, न इश्क हिंदी का शब्द है, न जायज हिंदी का शब्द है, सब ये फारसी भाषा के शब्द है। क्योंकि आपने हिंदी, संस्कृत या किसी भारतीय भाषा में ऐसी कोई कहावत सुनी है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ अनुचित उचित है? नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। हमारे यहाँ युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है। मगर आज परिस्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई है। आज ये आप कहेंगे कैसे मान लें? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कर्ण ने जब अपना तरकश में से एक तीर निकाला तो अश्वसेन
जो नागों का राजा था वो उसमें से निकलता है। कहता है अर्जुन मेरा भी दुश्मन है, बस तू मुझे अपने तीर पे लपेट के उसके रथ तक पहुंच जाने दो, मैं पीछे से जाके उसको डस लूंगा, वो भी मर गया, मेरा प्रचोदन पूरा, तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया, सब कुछ जायज है तो इट्स ओके। पर कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहता नहीं, वो ये कहता है कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिबल के वध के लिए नीच ने सर्पों का सहाय लिया। अब आगे की लाइन में बड़ी गंभीर कहता अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड एक बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी रहे हैं जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी है। उन्होंने लिखा भारत के हिंदू राजाओं के लिए ऐसा लगता था कि युद्ध जीवन मरण का प्रश्न होकर शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होते थे। कि पहले वो कहते थे दूसरे एक मैदान में जाके लड़ना है, फिर वो कहते थे एक तरफ से नगाड़ा बजेगा, जब तक आपका नगाड़ा नहीं बजेगा हम आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, यानी बगैर चेतावनी के नहीं करेंगे। आम जनता के साथ कोई मारकाट नहीं होगी, किसी के साथ कोई लूट घसोट नहीं होगी। इसके बाद यदि शत्रु पीठ दिखा देगा तो वार नहीं करेंगे, अगर सर झुका देगा तो वार नहीं करेंगे, हथियार गिरा देगा तो वार नहीं करेंगे। पुर्तगालियों ने लिखा है कि जब केरल के जांगलीन राजाओं ने उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा दे आर टॉकिंग अबाउट ए वॉर, दे आर टॉकिंग अबाउट ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। ये हमारा था युद्ध का धर्म। और प्रेम की स्थिति तो क्या थी? हमारे यहां कहा गया था कि एक त्याग का प्रतीक है। जो आज्ञेय जी की एक कविता है ना कि वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वो रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये हमारे यहां आदर्श है। और यज्ञ की ज्वाला ऐसे ही नहीं थी, हमारे यहां था उसका आदर्श। सावित्री यमराज से जाके भिड़ गई थी और कितनी ही रानियों ने अपना जौहर कर लिया था जाके। तो ऐसा नहीं था, ये हमारे यहां कहा गया तो करके दे। तो इतने ऊंचे आदर्श हैं हमारे और उनके में, इतना भारी अंतर है कि हमें यह समझ ही में नहीं आता कि हम किस चीज की तुलना कर रहे हैं। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज भारत एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, जिसे हमने अमृत काल कहा है। इसमें हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ रहे हैं विश्व को नया मार्गदर्शन देने के लिए। हम विश्व को दबाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो महान भारत का निर्माण आगे हो रहा है, और हिमाचल की जनता के लिए तो मैं कहना चाहूंगा, अभी सुरेश जी ने इसका उल्लेख भी किया था, 24 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए मोदी जी ने क्या कहा कि हिमाचल मेरे लिए दूसरे घर की तरह है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी तो ओपनली कहते थे कि हिमाचल मेरे लिए घर की तरह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी यहीं से हैं। तो आज तक कभी हिमाचल जैसे छोटे राज्य से किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी किस प्रकार की आत्मीयता है। और आपके युवा नेता, युवा मोर्चा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे अनुराग ठाकुर, तो मेरे विचार से हिमाचल की जनता ने के साथ जिस प्रकार की आत्मीयता का संबंध है, तो उन्हें इस अभियान में और प्रखरता के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत का महान बनना तो तय है, इसमें कहीं और किंतु परंतु नहीं है। हम उसको किस नए स्वरूप में आगे लेके जाएं, और यह भी हमें ध्यान रखना है कि गुलामी की हम मानसिकता से तो अलग होना ही है, अपनी विरासत पर भी गर्व करना है, और उस विरासत के गर्व को लेकर जो दुष्प्रचार है उसे भी समाप्त करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी हमारी संस्कृति उसको लेकर ये कह दिया जाता है कि साहब ये तो हिंदूवादी है, ये तो हिंदुत्ववादी है। परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही वो महान संस्कृति है जिसकी वजह से अगर आपसे पूछूं कि पूरी दुनिया में एक देश बताइए जहां इस धरती पे पैदा हुए सारे धर्म पाए जाते हो, तो सिर्फ भारत है और कोई नहीं। पारसी अपनी जमीन से खत्म हो गए और भारत में फल फूल रहे हैं। सबसे बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े साइंटिस्ट और फील्ड मार्शल बड़े बड़े पदों पर हैं। यहूदियों के साथ पूरी दुनिया में अत्याचार हुआ। जब इजराइल बना तो सिर्फ भारत के यहूदियों ने भेजा, अत्याचार तो छोड़िए, हमारे साथ भेदभाव नहीं। मुसलमानों में सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं। बाकी 56-57 देशों में कोई दावा नहीं कर सकता कि सारे फिरके पाए जाते हैं। तो वो देश
और ये क्यों है? क्योंकि इस देश की मूल संस्कृति हिंदू है। इसलिए इस संस्कृति ने कभी किसी दूसरे पे कब्जा नहीं करना चाहा, कभी किसी दूसरे को मारना नहीं चाहा, इसने कभी किसी दूसरे पर विजय नहीं प्राप्त करनी चाहिए। इसने तो अपने में विजय प्राप्त की। और जिसके धर्म ग्रंथों में ऐसे स्रोत हैं, आज जब पूरे देश में 170 से अधिक देश योग करते हैं तो एक एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की प्रेरणा भी देता है। और योग कहां से आया? वेदों में 6 दर्शन है ना, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत। उसी अष्टांग योग का एक हिस्सा आसन है, समझिए वहां से प्रेरणा देता है। गणित भी हमारे ही धर्म ग्रंथ में है, मेडिकल साइंस, आयुर्वेद हमारे धर्म ग्रंथ में। इतना ज्ञान, इतनी उदारता, जो मैंने आपको बताया ना, किसी को कभी मारने की कोशिश नहीं करना। हम दुनिया के एकमात्र देश हैं विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, बिकॉज वी आर द ओनली कल्चर विच डजंट बिलीव इन कन्वर्जन। इसलिए आप यह ध्यान रखिए, we are the youngest nation in the world. It is truth, but half truth. The full truth is we are the youngest nation and the oldest civilization. तो ये ध्यान रखिए कि हमारे पास बहुत महान अतीत है और स्वर्णिम भविष्य है। बस वर्तमान को सही ढंग से चलना है और हम विश्व में उभरेंगे तो विश्व को क्या देंगे? अटल जी की वह कविता जो बड़ी फेमस थी, उसी की हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसी के अंतिम छंद को कहकर बात समाप्त करता हूं कि अगर हम शक्तिशाली होंगे तो हम क्या करेंगे? होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभाले आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।